नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जो बयान दिया है उसको लेकर काफी बावेला मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार बड़े सुधार करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं और बड़े सुधार वो नहीं कर पा रही है। उनके इस बयान के बहुत मतलब निकाले जा रहे हैं, अच्छा खासा बवाल हो गया है। हालांकि अमिताभ कांत ने उल्टी मारी है, पलटी मारी है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा कहे नहीं, खंडन भी किया है, अपना ट्वीट करके इसका खंडन किया है। और जो दूसरे जो मीडिया संस्थानों ने इस पर ट्वीट किए थे, इस पर जो टिप्पणियां की थी, उन्होंने उनको हटा लिया है। तो जाहिर है कि सरकार का दबाव भी पड़ा है मीडिया संस्थानों पर कि इसको हटा दिया जाए और अमिताभ कांत फंस भी गए हैं, क्योंकि इन ट्वीट को हटाए जाने के बावजूद उनका वो वीडियो अभी भी मौजूद है जिसमें वो एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है, टू मच डेमोक्रेसी भारत में है। तो स्पष्ट है कि अमिताभ कांत ने ये बात कही है और उसका संदर्भ भी बहुत साफ है कि भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है और उसका सरकार पर जबरदस्त दबाव है, क्योंकि जो 3 कानून उसने जबरदस्ती थोपे थे देश पर वो वापस लेने के लिए उस पर दबाव पड़ रहा है और वो वापस लेना नहीं चाहती है। अमिताभ कांत ने जो कुछ कहा है उसको 2-3 हिस्सों में आप बांट कर देख सकते हैं। एक तो उन्होंने जो कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा ये कि क्या ये पूरी सरकार इसी तरह से मानती है कि लोकतंत्र ज्यादा है और उसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही है, क्या ये दूसरा सवाल है। और अगर ये लोकतंत्र ज्यादा लग रहा है तो क्या सरकार एक निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है, क्या वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाना चाहती है और जो भी वो ठीक समझती है सुधारों के नाम पर वो मनमाने ढंग से लागू करना चाहती है। तो दूसरा मुद्दा ये उठता है। तीसरा मुद्दा ये उठता है कि क्या सरकार का रवैया बहुत बुरी तरह से कारपोरेट परस्त है, कारपोरेट को सब कुछ सौंप देने के चक्कर में वो लोकतंत्र को दरकिनार कर रही है, लोकतंत्र को ठिकाने लगा रही है, उसको खत्म कर रही है। ये 3 बड़े सवाल हैं जो अमिताभ कांत के इस बयान से, जिससे वो मुकर रहे थे लेकिन पकड़े गए हैं, उठे हैं। आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी सी गुजारिश है। वो ये है कि अगर आपको सच्ची और पक्की खबरें चाहिए तो आपको निश्चित रूप से एक स्वतंत्र मीडिया की जरूरत है, स्वतंत्र पत्रकारिता की जरूरत है और वो लगातार कम होती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उसके साथ खड़े हों, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता इस योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने से आपके सामने पूरा ब्यौरा आ जाएगा सदस्यता योजना का और आप उसमें से अपनी मन माफिक कोई भी सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे। हमारी दूसरी छोटी सी गुजारिश ये है कि अब आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है, अवेलेबल है और साथ ही इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके जरिए भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम आज ही और तुरंत उठाएंगे। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले तो अमिताभ कांत ने जो कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ज्यादा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर की लोकतंत्र की जांच परख करने वाली संस्थाएं कह रही हैं। उनका कहना है कि भारत में लोकतंत्र बहुत कम है और पिछले कुछ सालों में तो और भी उसकी दुर्गति हुई है, वो और सिकुड़ता जा रहा है, उसका स्तर नीचे आया है। पहली रिपोर्ट का हवाला मैं आपको देता हूं। वीडेम करके एक स्वीडन की संस्था है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है अभी हाल में 2020 में कि, और उसके हिसाब से भारत का स्थान दुनिया भर में, भारत के लोकतंत्र का स्थान, डेमोक्रेसी के मामले में भारत का स्थान 90वां है। यानी 185 के आसपास देशों के बीच में भारत का स्थान 90वां है और उससे बेहतर स्थिति में उसके कई पड़ोसी देश हैं। आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका 70वें स्थान पर है, नेपाल 72वें स्थान पर है
और पाकिस्तान 126वें स्थान पर है। तो पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते हैं कि वहाँ लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है। लेकिन श्रीलंका और नेपाल भी हमसे बेहतर स्थिति में है। तो हम लोकतंत्र में कहाँ हैं, ये एक हमें इससे संकेत मिल जाता है। और इस संस्था का कहना है चूंकि देश में मीडिया की हालत खराब है, सिविल लिबर्टीज, नागरिक अधिकारों पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, और तीसरा ये कि भारत में जो प्रतिपक्ष है, जो विपक्षी दल हैं, विपक्ष की भावना है, विचार हैं, उनको दबाए जाने की कोशिश हो रही है। और इस वजह से भारत में लोकतंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब कमजोर होता जा रहा है, इसके मैं आपको दूसरी एक संस्था के और आंकड़े दे रहा हूं। इस संस्था ने अभी 2000 जनवरी में ये आंकड़े दिए थे कि 2018 के मुकाबले 2019 में भारत की स्थिति क्या रही है। तो पहले मैं बता दूं कि 2019 में भारत 51वें नंबर पर था। इसके अगली रिपोर्ट अब अगली जनवरी में आएगी। तो अभी तक के हिसाब से भारत 51वां नंबर पर था, और 2018 के मुकाबले वो 10 पायदान नीचे गिर चुका था, यानी इसके पहले वो 41वें नंबर पर था। तो आप सोच सकते हैं कि एक साल में ही ये गिरावट 10 अंकों की, 10 पायदान की हुई है भारत की। और उसके पहले भी भारत 9 स्थान पहले भी गिर चुका है। उसके पहले उसकी 32वें स्थान पर था, 32 में से 41वें स्थान पर आया था। तो पिछले 2 सालों में ही 19 पायदान भारत की डेमोक्रेसी नीचे लुढ़की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। भारत को 2018 में 7.23 अंक मिले थे, ये 10 के पैमाने पर नापी जाती है, और 2019 में 6.90 अंक मिले थे। और इस जो वर्गीकरण है इस संस्था का, उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो उसमें भारत तीसरी कैटेगरी में है, और उसको दोषपूर्ण, फ्लॉड डेमोक्रेसी माना गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी खराब है लोकतंत्र के पैमाने पर, और दुनिया भर ये देख रही है कि भारत में लोकतंत्र लगातार गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। और ये पिछले 6 सालों में खास तौर पर हुआ है, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। उसने तमाम तरह के कानूनों को धता बताते हुए विपक्षी दलों या अपने आलोचकों या अपने विरोधियों को दबाने कुचलने की हर संभव कोशिश की है, और लगातार हो रही है। चाहे वो भीमा कोरेगांव का मामला हो, चाहे जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, जादवपुर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे सीएए विरोधी आंदोलनों का मामला हो, चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो, और चाहे दूसरे और भी बहुत सारे मामले हर दिन आते जा रहे हैं। एनएसए का जिस तरह से बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, डिफेमेशन के केस लगाए जा रहे हैं। तो एक एक करके हर कानून का ये सरकार बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल कर रही है, और उसने हमारी लोकतंत्र की छवि को जबरदस्त तरह से धक्का पहुंचाया है, उसको नीचे गिराया है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि पूर्ण लोकतंत्र के लिए इस पैरामीटर पर 8 अंक चाहिए थे कम से कम, यानी कम से 1 से कम अंक से वो पीछे है भारत, और उसी वजह से वो फ्लॉड डेमोक्रेसी हो गया है। जो टॉप के 5 देश हैं उनमें नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रहार इसने भी माना है, और विपक्षियों पर प्रहार और अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रहार, ये मुख्य रूप से हैं। ये जो संस्था है इसके 5 बड़े पैरामीटर्स है, 5 बड़े पैमाने हैं लोकतंत्र की स्थिति को मापने के लिए। पहला है चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद। अब इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत शानदार रही है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में आप देखें कि चुनाव आयोग के एक तरह से केंद्र सरकार का जमूरा बनकर रह गया है, कठपुतली बनकर रह गया, पपेट बन के रह गया है, और जो केंद्र सरकार कहती है वो उसी तरह से करता है, और इसीलिए उसको केंचुआ कहा जाने लगा है। और केंचुआ ने हमारी पूरी जो चुनावी पद्धति है, चुनाव प्रक्रिया है, उसको संदेह के घेरे में ला दिया है। इसी तरह से बहुलतावाद को दबाने, बहुलतावाद मतलब जाति, धर्म, संप्रदाय,
रंग, क्षेत्र और विचार, इन सब में जो बहुलता होती है उनको कम करने की, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। ये हम सब जानते हैं किस तरह से अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। अर्बन नक्सलाइट के नाम पर जो क्रिटिसाइज करता है उनको अंदर किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी है सरकार की कार्यशैली। सरकार की कार्यशैली आप देख लीजिए कि वन मैन शो है। ये लोकतांत्रिक सरकार कतई नहीं है। इसमें केवल प्रधानमंत्री हैं और पीएमओ है और उनके कुछ चंद सलाहकार हैं और वही सरकार चला रहे हैं। बाकी मंत्रियों की हैसियत कोई कुछ भी नहीं है। वो पीएमओ से जो इशारे मिलते हैं, जो आदेश मिलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये पूरा ढांचा ही एक अलोकतांत्रिक ढंग से हमारी सरकार का बन गया और उसकी कार्यशैली में भी दिखता है। आप देखिए कि संसद में जिस तरह से वो बिलों को पास कराते हैं अपने बहुमत के आतंक से, वो स्पष्ट करता है कि सरकार की कार्यशैली में लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। वो विपक्षी दलों से राय मशवरा नहीं करते। वो विभिन्न, अब किसानों के आंदोलन को ले लीजिए, उसमें किसान संगठनों से बातचीत नहीं की गई और पहले ऑर्डिनेंस लाकर थोप दिया गया और फिर कानून जबरन बनाकर थोप दिए गए। तो ये सरकार की कार्यशैली है जिसमें पूरी तरह से एक तानाशाही पूर्ण रवैया आपको दिख सकता है। राजनीतिक भागीदारी, ये सरकार कोशिश कर रही कि विभिन्न धर्मों की जो राजनीतिक भागीदारी है उनको सीमित कर दिया जाए, एक तरह से इनफ्रेंचाइज कर दिया जाए माइनॉरिटीज को, और केवल जो हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक बने वही वोट करे और वही सरकार चुने और उन्हीं लोगों की सरकार पूरे देश को चलाए, बाकी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं। तो राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों, इन सबको हाशिए में ढकेला जा रहा है पिछले 6 सालों से। राजनीतिक संस्कृति, जो मैंने अभी बात की कि राजनीतिक संस्कृति में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, एक भावनाओं की समझ होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री की भाषा आप जानते ही हैं, किस तरह से उन्होंने अपने विपक्षी दलों के बारे में बयानबाजियां की हैं, काफी बार बार झूठ बोले हैं। तो एक राजनीतिक संस्कृति को एक बुरी तरह से प्रदूषित कर दिया है इस सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने। और अंत में है नागरिक स्वतंत्रताओं का सवाल। आप जानते ही हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं का हाल किस कदर बुरा कर दिया है कि यहाँ तक कि अदालतें तक नहीं बची हैं और अदालतों तक से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो सरकार के दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है और 2 तरह के मानदंडों का प्रयोग कर रही हैं। एक अर्णब गोस्वामी एंड कंपनी के लिए और दूसरा अगर विनोद दुआ या इस तरह के कोई जो सरकार के आलोचक हैं उनको उनके मामले में अपनाया जाता है। उन्हें डॉक्टर कफील अहमद को जमानत मुश्किल से मिलती है और अर्णब गोस्वामी के लिए उसी दिन अगले दिन अदालत बैठती है और उन्हें जमानत भी दे देती है। तो ये अदालतों का रवैया है। लोकतांत्रिक जो दूसरी संस्थाएं हैं या पुलिस है या एनआईए का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सारी राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमले को आप जोड़कर दे सकते हैं। भीमा कोरेगांव के मामले में 16 लोगों को जिस तरह से 2 साल से ज्यादा से जेलों में बंद रखा जा रहा है, वो अपने आप में नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में पूरी कहानी कहता है। दिल्ली दंगों की जिस तरह की जांच हो रही, जिस तरह से बेकसूर लोगों को फंसाकर जेल में भरा जा रहा है, वो भी अपने आप में पूरी दास्तान कहता है। तो इन 5 मामलों में, 5 पैरामीटर्स में भारत नीचे गिर रहा है और इसीलिए उसकी रेटिंग 1 साल में 10 पायदान नीचे फिसल जाती है, 2 साल में 18-19 पायदान नीचे फिसल जाती है और ये फिसलने की रफ्तार और तेज हो रही है पिछले 1 साल। अब जो जनवरी में रिपोर्ट आएगी उसमें और भी हम देखेंगे कि हमारी लोकतंत्र और भी नीचे चला गया है, गर्त में चला गया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो अमिताभ कांत ने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। ये सरकार के सोच में ऐसा क्यों आया है, वो ऐसा क्यों महसूस कर रही कि ज्यादा डेमोक्रेसी है? सीधी सी बात है कि ये सरकार कारपोरेट परस्त है। अमिताभ कांत कारपोरेट के चमचागिरी कर रहे हैं, कारपोरेट की वकालत कर रहे हैं, कारपोरेट का भला करने के लिए ये सब कह रहे हैं और ये सरकार ऐसा करना चाहती इसलिए बेचैनी महसूस कर रही है जो कि सामने निकल कर आ रही है। अमिताभ कांत जैसे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो सरकार में
कारपोरेट के दलाल होते हैं, वो दलाली का काम करते हैं और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो इन्हीं अंबानियों अडानियों के यहाँ जाकर नौकरी करने लगते हैं मोटी तनख्वाहों पर। ये सेटिंग इनकी पहले से रहती है। हम सब जानते हैं ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, इसमें कहीं कोई छुपाव दुराव नहीं है। और ये सरकार का रवैया अंबानी अडानी के प्रति कितना उदार है, नरम है, ये भी हम जानते हैं। तो ये तमाम जो सुधार के नाम पर जो लाया जा रहा है एजेंडा, दरअसल कारपोरेट के लिए है, उनको मजबूत करने के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए। और ये अमिताभ कांत ने कह भी दिया कि हम ग्लोबल चैंपियंस बनाना चाहते हैं, यानी 5, 7, 10 कारपोरेट को इतनी ताकत, इतनी दौलत दे देना चाहते हैं कि वो दुनिया भर में अपना रुतबा कायम कर लें। भले ही हमारे यहाँ गरीबी बढ़े, विषमता बढ़े, इसकी उनको परवाह नहीं है। किसान बर्बाद हो जाए, मजदूरों को रोजगार न मिले, इसकी चिंता उनको नहीं है। उनको चिंता है कारपोरेट की कि कैसे वो मजबूत हों, और उनकी मजबूती में भारत की मजबूती देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये एक सरकार के रवैये में निरंकुशता तो पहले से ही है, वो दिख रही है, लेकिन वो और निरंकुश होना चाहती है। वो चाहती है कि भारत में चीन जैसी व्यवस्था हो जाए, जहां पर पीएमओ जो तय कर दे उसके खिलाफ कोई आवाज न उठे, उसका कोई विरोध न करे, और अगर विरोध करे तो उसे आसानी से कुचला जा सके। ये एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है और लोगों के अंदर ये भावनाएं भरी जा रही, जो सरकार के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो उनके अंदर ये बात दिमाग में उनके डाल दी जाए, क्योंकि वो भक्त हैं, अंधे हैं, इसलिए वो आसानी से इसको ग्रहण भी कर लेंगे कि ये तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं ये सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। सरकार तो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती है, और डेमोक्रेसी वगैरह इतनी होनी नहीं चाहिए। दरअसल प्रदर्शन करने वाले वगैरह की इजाजत होनी नहीं चाहिए, ये सब रोक दिया जाना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए, लोकतंत्र खत्म कर देना चाहिए, और पूरी तरह से एक जो निरंकुश शासक होते हैं, तानाशाही होती है, वो व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। लोकतंत्र रुकावट डाल रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरी चीज ये जो है सरकार की भावना है, और सरकार का उद्देश्य है, और सरकार का एजेंडा है कि वो धीरे धीरे उसको इस तरह से आगे बढ़ाता रहे। और तीसरी जो अंतिम बात है कि आखिरकार इस तरह से अगर हमारे लोकतंत्र को देखा गया और चलाया गया, जैसा अमिताभ कांत देख रहे हैं, और जैसी ये सरकार चल रही है, चलाई जा रही है इस देश को, उसमें क्या स्थितियां बनती हैं। स्थितियां वही बनेंगी जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो रिपोर्ट हमें दिखा रही हैं कि लगातार एक स्लाइड, एक गिरावट हमारे लोकतंत्र में आ रही है, और वो गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सरकार पूरे तंत्र को अपनी मुट्ठी में करके और निरंकुश ढंग से देश को चलाना चाहती है। उसे लोकतंत्र की परवाह नहीं है, उसे जनतंत्र की परवाह नहीं है, जन भावनाओं की परवाह नहीं, संविधान और संसद की परवाह नहीं है। वो अपने ढंग से शासन करना चाहती है, और इसीलिए ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि दुनिया भी देख रही है, दुनिया भी हमारी लोकतंत्र को कसौटी पर कस रही है, लगातार कस रही है, लगातार रिपोर्ट आ रही हैं, और सरकार जो भी एक्शन ले रही है उस पर भी रिपोर्ट आ रही है, उस पर भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। किसान आंदोलन अगर यहाँ हो रहा है, सरकार अगर उसे कुचलने की कोशिश कर रही है, तो दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया भर के नेता उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र तक बयान दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी अमिताभ कांत और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो कर लेंगे, इसकी संभावना कम है। और जिस तरह से प्रतिरोध पूरे देश भर में उभर रहा है, उसमें और भी ज्यादा इस तरह की चीजों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। हो सकता है कि सरकार बहुत ज्यादा दमनकारी रवैया अपनाए तो टकराव हो, हिंसा हो, और देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो एक खतरनाक दिशा होगी, और वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये एक साफ संकेत पूरी भारत की देश की जनता को देना चाहिए कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान चाहते हैं, और लोकतंत्र के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पर हर कसौटी पर हमें खरा उतरना है। हम किसी सरकार को कारपोरेट परस्ती के नाम पर, तरक्की के झूठे वादे के नाम पर खुली इजाजत नहीं दे सकते हैं लोकतंत्र के परखचे उड़ाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।